नमस्कार, नज़रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर। स्वस्थ आबादी किसी भी देश के सिर्फ सामाजिक विकास की शर्त नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर विकास करने और राष्ट्र निर्माण की एक ज़रूरी शर्त है। जिस देश की आबादी स्वस्थ नहीं होती है, इसके उस देश के सामाजिक और आर्थिक दोनों ही विकास पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने एक भाषण में इस मसले को छेड़ा और सवाल पेश किया कि समाज के तौर पर स्वास्थ्य के मामले में भारत का प्रदर्शन कैसा है। India is now emerging as an important destination for what is termed medical tourism, with visitors from all over the world coming to our country for treatment and healthcare. Despite these achievements, however, the overall profile of our blood-thinning population projects a disturbing picture. मेडिकल साइंस या हेल्थ केयर की बात करें तो भारत की दो तस्वीरें नजर आती हैं। एक तस्वीर है जो बेहद खूबसूरत पहलू पेश करती है। दुनिया के बेहतरीन अस्पताल, डॉक्टर्स और तकनीक जो किसी भी पेचीदा बीमारी का इलाज करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसकी कीमत चुका पाएं। तस्वीर का दूसरा पहलू उतना खूबसूरत नहीं है। वो पहलू है ग्रामीण भारत और काफ़ी हद तक शहरी गरीब का, जो आज भी बेहतर इलाज के इंतजार में है। मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। फॉरेनर्स आके ताज्जुब होते हैं कि कितने हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स यहाँ हो जाते हैं। अगर आप हेल्थ सर्विसेज देखें, और मुझे मौके बहुत मिले स्टेट्स में दौरा करने का, तो दो समस्या बिल्कुल समझ में आती है एकदम से। एक तो डॉक्टर्स तो पीएचसी में रुकना नहीं चाहते हैं, तो डॉक्टर ही नहीं तो इलाज क्या होगा। दूसरी जो बात है कि वहाँ पे एक प्रिवेंटिव हेल्थ का जो एक जानकारी होनी चाहिए हर एक आदमी को। मैं सिर्फ बिल्कुल रूरल खेड़े गांव की बात नहीं कर रही हूँ, इवन ऑर्डिनरी पेरी अर्बन एरियाज जो है, टाउन्स है, उसमें नॉलेज भी नहीं है कि हम अपने आप के लिए क्या बचा सकते हैं। पर्टिकुलरली जो हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, उस तरह की टेक्नोलॉजी और स्किल दोनों इन हॉस्पिटल्स में है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और गवर्नमेंट भी इसके ख़रीदारी करते हैं, जैसे CGHS स्कीम जिसका बेस्ट उदाहरण है। तो ऐसा नहीं कि ये सरकारी तंत्र से बिल्कुल अलग है, ये जुड़ा हुआ है, इसका एक इंटरेक्शन है, और ये एक रेवेन्यू अर्नर भी है, कुछ सुविधाएं भी है। वो एक तरफ है, और एक तरफ जो इनफॉर्मल, अनरेगुलेटेड या अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल है क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हम समझते हैं उसकी काफ़ी कमी है ज़मीनी स्तर पर, और ख़ासकर ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इन योजनाओं में सबसे सफल और असरदार योजना बताई जाती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस योजना ने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल कर रख दी हो। इस योजना के फायदे तो अवश्य हुए हैं, लेकिन वो सीमित हैं। जानकारों के अनुसार अनुभव के आधार पर योजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी के नियमों में बदलाव की जरूरत है। अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जब स्पीच किया था अपना PGI चंडीगढ़ में, मैंने पढ़ा था उस भाषण को। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया था कि हमने काफ़ी तरक्की की कई चीज़ों में की है, पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम नहीं पाएंगे, क्योंकि
एक बेसिक चीज़ जैसे हम कहेंगे ये जो है डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन जो होता है, अगर आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन वगैरह उनसे फिगर्स मांगे तो लगता है कि बहुत बहुत बढ़ोतरी हुई है, पर अगर आप देखें कि कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना पानी अवेलेबल है वो सब लैट्रिन्स वगैरह यूज़ करने के लिए, तो वो नहीं हो रहा। NRHM एक अच्छी योजना है, लेकिन इसको ज़मीन पर लागू होने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आज 2 साल हो गए माननीय मंत्री जी को अनाउंस किए हुए कि हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरह नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी चलाएंगे। उसमें ज़रूरत 1600 करोड़ की है और केवल आवंटन 1 करोड़ का टोकन आवंटन हुआ। तो एक बार आप बजट में अनाउंस कर देते हैं, आप ये कर देते हैं और 1 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के शहरों के लिए आप बजट देते हैं, तो यह बहुत ही शर्म का विषय है। ये भी देखा गया है कि या तो योजनाओं की निगरानी में चूक के चलते भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर नियम इतने उलझाने वाले हैं कि इन योजनाओं को जिनके लिए बनाया जाता है वो लाल फीताशाही में ऐसा उलझते हैं कि वो इन योजनाओं के लाभ पाने की कोशिश से तौबा कर लेते हैं। RSBY में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, वहाँ इतने टाइट रूल्स है। हालांकि एज ए स्कीम अगर आप देखें तो ये BPL के लिए ये स्कीम है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है, लेकिन उस डिज़ाइन में ऐसे रिजिडिटीज़ या इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जो कई बार रियलिटी के साथ उसका तालमेल नहीं रहता है। भारत के डॉक्टर दुनिया में नाम कमा रहे हैं। शायद ही कोई विकसित मुल्क होगा जहां भारत के डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। लेकिन भारत में डॉक्टर्स की कमी लगातार बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 की आबादी पर 2.5 की औसत से डॉक्टर्स जरूरी हैं, लेकिन भारत में ये औसत अभी भी 2.2% है। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र से जुड़े दूसरे ट्रेंड लोगों की भी भारी कमी है। ये पूरे भारत की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में भी ग्रामीण भारत के हिस्से पर नजर डाली जाए तो हालत बदतर है। ग्रामीण स्तर पर जो सुविधाएं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ काफ़ी वैकेंसीज़ हैं डॉक्टर्स की और अदर स्टाफ की। तो ये ह्यूमन रिसोर्स भी अपने आप में एक क्राइसिस है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स की हों, चाहे वो मेडिसिन्स की हों या टेक्नोलॉजी की हों, उसके भी कमियां हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके ज़रिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी है, लेकिन हम समझेंगे कि रास्ता काफ़ी लंबा है। ग्रामीण भारत में डॉक्टरों और दूसरे ट्रेंड स्टाफ का सवाल शायद उतना ही पुराना है जितना पुराना भारत की आज़ादी का इतिहास है। आखिर क्या वजह है कि इस गुत्थी को आज तक सुलझाया नहीं गया है? एक तो बहुत भ्रांति है मेडिकल में ट्रेंड वर्कफोर्स के बारे में। जब हम आयुर्वेदिक की डिग्री, होम्योपैथी की डिग्री रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हम इन सबों को यूटिलाइज करें तो हमारा मेडिकल का रेशियो, डॉक्टर्स का रेशियो कहीं से भी बुरा नहीं आएगा, मतलब डेवलपिंग कंट्री के सेंस में। दूसरी तरफ जो पैरामेडिक्स हैं, जैसे नर्सेज हैं, उनका वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट रेशियो हमारा। कहीं पे भी 1 डॉक्टर पे 3 नर्सेज होती हैं, हमारे यहाँ 1 डॉक्टर पे 0.7 नर्सेज हैं। तो सबसे पहले पैरामेडिक्स को अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। उस पर गवर्नमेंट ने पिछले 2 वर्षों में कुछ काम भी किया है, लेकिन उन सबों को अभी मूर्त रूप आने में समय लगेगा। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाले खर्चे की अगर बात की जाए तो GDP का कुल 4% स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होता है, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर विकासशील देशों से भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नज़र आता है। हालात ये हैं कि भारत के जो पड़ोसी छोटे मुल्क हैं, कई मामलों में भारत का प्रदर्शन उनसे भी गया गुजरा नज़र आता है। आखिर क्या कारण है कि बाकी विकासशील देशों के बराबर पैसा खर्च करने के बावजूद भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं है? इस सवाल का जवाब जो आंकड़े खर्च के दिए जाते हैं उसकी बारीकी से जांच करने में छुपा हुआ है।
2008-2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% खर्च किया गया है, लेकिन इस खर्च में से ज्यादातर पैसा लोगों ने अपनी जेब से खर्च किया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च की बात करें तो ये अभी भी जीडीपी के 1% से कम है। स्वास्थ्य सेवाओं का खस्ता हाल न सिर्फ देश के समाज के लिए घातक है, बल्कि देश को इसकी भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने भाषण में इस बाबत भी चेताया है। According to a 2005 WHO study, the estimated economic loss to India due to death caused by all the diseases was 1.3% of its GDP. With an increase in the number of non-communicable diseases, this loss, if not checked, is apprehended to increase to 5% of the GDP by 2050. देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्चा होता है, उसका बड़ा हिस्सा अभी भी लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। एक स्वस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अभी भी बड़ी चुनौती है। अगर मैं सरकारी अस्पताल में भी जाता हूं तो मैं अपने तरफ से जो खर्च कर रहा हूं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पूरा जो जीडीपी है उसमें अगर आप देखें तो उस आंकड़े में कई बार ये एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। ये तो माननीय मनमोहन सिंह जी का कमिटमेंट था जब वो फर्स्ट टाइम 2009 में सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनका यह कमिटमेंट था कि हम 2.5% जीडीपी का खर्च करेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर केवल 0.7% है। जो 1.3% का डाटा बताया जाता है सब जगह, वो स्टेट्स के भी एक्सपेंडिचर को लेकर के बताया जाता है। 11वीं योजना में स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 2% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में एक तय समय सीमा के भीतर कुछ लक्ष्य हासिल करना भी तय किया गया था। ये लक्ष्य थे: हर 1000 जन्म पर मृत्यु दर को 28 तक कम करना, जन्म के समय मां की मौत को प्रति 1 लाख पर 100 तक ले आना, जन्म दर को 2.1% पर लाना, 3 साल तक के बच्चों में से कम आधे बच्चों से कुपोषण मिटा देना और महिलाओं में खून की कमी दूर करना। लेकिन इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली। हालात में बेहद मामूली फर्क आया है और शायद यही कारण है कि भारत अभी भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पाने से बहुत दूर है। कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी के हवाले से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कुछ चिंताजनक तथ्य सामने रखे हैं। The consultancy firm McKinsey in a 2012 report entitled India Healthcare: Inspiring Possibilities, Challenging Journeys highlighted some of the challenges. 1. Our health indicators such as infant mortality rates, maternal mortality rates and life expectancy continue to fall behind other low and middle income country averages. It is likely that India will fall short of the 2015 target for these indicators set in the Millennium Development Goals. 2. Health infrastructure gaps remain substantial. Today, total bed density has increased to 1.3 per thousand. In fact, this was by the year 2010, but remains significantly lower than the WHO guidelines of 3.5 beds per thousand. Underutilization of existing resources further compounds the problem of meager infrastructure. Thirdly, health workforce remains inadequate and underutilized. The total number of allopathic doctors and nurses in the country at 2.2 per 1,000 people lags behind the WHO benchmark of 2.5 doctors per 1,000 of population. Here also,
Despite the scarcity of medical personnel, the problem of underutilization exists. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं या इलाज तक पहुंच में गैर बराबरी एक ऐसा तथ्य है जिससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती हैं। क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इस तस्वीर को बदल सकती है? और भारत में मेडिकल एजुकेशन का क्या हाल है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं देश में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल पर। एक पुरानी कहावत है कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। देश में इलाज की अगर बात करें तो इस दिशा में काफ़ी बेहतरीन काम हुआ है। स्थितियां बहुत बदली हैं, लेकिन बीमारियों की रोकथाम को लेकर अभी भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं हुए हैं। इस दिशा में कोशिशें की गई हैं, कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन रास्ता अभी लंबा और चुनौतीपूर्ण है। ग्रामीण भारत में पीने के साफ पानी की सप्लाई, स्वच्छता और कुपोषण से मुक्ति को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई हैं। एक स्वस्थ आबादी के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी हैं। इन योजनाओं को लागू तो किया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इन योजनाओं के अपेक्षित परिणाम पाना मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि अगर अलग अलग मंत्रालयों या विभागों की योजनाओं में बेहतर तालमेल हो तो परिणाम भी बेहतर होंगे। प्रॉब्लम ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे हमने बहुत कम एम्फेसिस दिया है, अनग्लैमरस समझा जाता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ अगर स्क्रीनिंग कैंप्स हो और लोगों की, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और नॉन कम्युनिकेबल पहले तो बहुत अंतर था, अब तो 50% ये और 50% वो पे आ गए हैं। तो सरकार के लिए जब पैसा कम होता है तो मुश्किल हो जाता है कि इसमें हम बजट दे दें कि इसमें दे दें, दोनों को दे दें तो बहुत बहुत कम मिलेगा दोनों साइड को बजट, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए पैसा इक्विपमेंट के लिए। कम्युनिकेबल के लिए तो साधन है, पर वो माने रूरल एरियाज़ में जाके करना काम वो क्षमता ही नहीं है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने और नीतियों की निगरानी के लिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ बिल तैयार किया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। एक प्रस्ताव था ये NCHRH बिल का, वो शायद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर नहीं किया। वो बहुत महत्वपूर्ण एक बिल था। उसके प्रोविजंस खास तौर पे थे कि एक काउंसिल, हमारे पास मेडिकल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, डेंटल काउंसिल है, वो सब अपने अपने डॉक्टर्स के फ्यूचर के बारे में अपना सब ध्यान है, उनको कैसे काबिल बना दे, और वो अपने वोट्स पॉलिटिकल सिस्टम सी है, उनके ऊपर कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे टीम का मैन पावर प्लानिंग करे। दुनिया के कई देशों में इस तर्ज पर काम हुआ है और जानकार मानते हैं कि भारत में भी इस तरह का प्रयोग किया जा सकता था। एक नेशनल लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी चाहिए। आप यूके में तो ले लोगों को डाल देते हैं, अगर 24 लोग उसमें है संस्था में तो आधे तो ऑर्डिनरी ले पर्सन्स है। ले पर्सन्स माने कोई एक्सपर्ट्स भी नहीं है, पर उनको नॉलेज है कि लोगों को चाहिए क्या और मिल क्या रहा है, तो कम से कम वो तो शोर मचाएंगे ना। तो और वो एक बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे, सिर्फ हाई फाई बात नहीं करेंगे। और ये कोई सुपरविजन के लिए नहीं है, ये नहीं कि वो कोई दखल देंगे पॉलिटिकल काम में। MCI के इलेक्शंस वैसे के वैसे चलेंगे, रजिस्ट्रेशन वैसे के वैसे चलेंगे। NCHRH बिल में बहुत अच्छे प्रोविजंस थे। मैं समझती हूँ अगर उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके
फिर से देखा जाए कि ये डॉक्टर्स को काबू करने का तरीका नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एंड हेल्थ केयर लाने के बात का, मैन पावर प्लानिंग हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। अभी के लिए 5 साल के लिए नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपको प्लानिंग करना है, तो उसके लिए ऐसी बॉडी की ज़रूरत है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी के लिए भी कई प्रयोग हुए हैं और कई प्रयोगों के प्रस्ताव आते रहे हैं। कुछ जानकारों की नज़र में अगर NCHRH बिल पास हो जाता तो इस मसले को भी सुलझाने में मदद मिलती। जब NRHM के कॉमन रिव्यू मिशन पे मैं थी तो ये बिल्कुल सब जगह दिख रहा था कि डॉक्टर्स थे भी नहीं, और जब उनको मालूम भी था कि इंस्पेक्शन टीम भी आ रही है तब भी मौजूद थे तो नाराज़ थे, या तो अपने फैसिलिटीज़ के ऊपर नाराज़ थे या बच्चों को हम कैसे लाए जायज़ तरीके से। तो मैंने ये सुझाव दिया कि NRHM में आपने आयुष डॉक्टर्स को PHC में डाल दिया है, उनको ये बताया है कि आप तो इनकी हेल्प करेंगे और अपना आयुष भी करेंगे। मैंने कहा है ये तो ना ये ना तो एक चीज़ है ना तो दूसरी चीज़ है। इसको सुधारने के लिए, और ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, पर मेरे जो एम है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो रूरल एरियाज़ की स्थिति देख के मैं बता रही हूँ। ये जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनको इंचार्ज PHC का कई जगह कर दिया है, उनको नाइट ड्यूटी पे, इमरजेंसी ड्यूटी पे भी लगा दिया है। तो मैंने सुझाव दिया है कि इन डॉक्टरों को आप 3 या 6 महीने का कोर्स दिलाओ, क्योंकि उन्होंने 5.5 साल का तो कोर्स किया ही है, उसमें काफ़ी मेडिकल जो हमारे जो नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर्स का करिकुलम है वो उसमें जुड़ा है, वो हमारे रिपोर्ट में लिखा भी है कितना जुड़ा है। अगर उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो एक PHC लेवल डॉक्टर का, जब आप दे ही रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, PHC के इंचार्ज बनाए रहे हैं, तो क्यों नहीं आप फॉर्मल तरीके से उनको ट्रेनिंग दे के बिठाइए वहाँ पे। देश में डॉक्टरों की कमी, मेडिकल एजुकेशन और ट्रेंड वर्कफोर्स के अलावा रिसर्च भी एक बड़ा मुद्दा है। ब्रेक के बाद इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस एपिसोड में अभी तक हमने बात की बेहतर इलाज और बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या किया जाने की ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं भारत में डॉक्टरों की कमी कितनी है और क्यों है, मेडिकल एजुकेशन का क्या हाल है और रिसर्च में भारत कहाँ खड़ा है। भारत में मेडिकल एजुकेशन का ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। फिलहाल देश में कुल 355 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जिनमें हर साल करीब 44,000 छात्रों को दाखिला मिलता है। हालांकि कुछ जानकार इन आंकड़ों को चुनौती देते हैं। देखिए, एक तो 44,000 सीट्स अवेलेबल नहीं है, ये केवल थ्योरेटिकल डाटा। ये डाटा माननीय मंत्री जी ने दिया कि हमने सीटें डबल कर दी, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, मैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में गया हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपको सीट डबल हुई, तो कहते हैं कि नहीं सर, MCI परमिशन ही नहीं दे रही है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस कर दिया, यह 2008 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन था, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आज 4 इयर्स बाद 3 बार लोकसभा में माननीय मंत्री जी इसको अनाउंस कर चुके हैं। उसके बाद भी ज़मीनी लेवल पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की दुनिया भर में मांग है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि भारत की ज़रूरत के हिसाब से मेडिकल की पढ़ाई में बदलाव की ज़रूरत है। बहुत एक कॉमन क्रिटिसिज्म है कि हमारा जो करिकुलम है वो हमारी देश के जो समस्याएं हैं, जो कॉमन जो समस्याएं हैं, उसके लिए डॉक्टर को तैयार नहीं करता है या एडिक्वेटली तैयार नहीं करता है। वो एक इशू है जो सिर्फ करिकुलम की नहीं है, प्रैक्टिस की भी है। दूसरी बात यह है कि रूरल हेल्थ सर्विसेज जो है उसको जितना अट्रैक्टिव बनाने की बात होती है वो उतना अट्रैक्टिव बन नहीं पाता है, ना किसी स्टेट में, ना सेंट्रल प्रोग्राम्स के तहत हम उसको अट्रैक्टिव बना पा रहे हैं। क्योंकि अब जैसे नया जो कदम उठाया गया कि कंपलसरी 1 साल या 2 साल की रूरल सर्विस,
ये पिछले 50 साल में हर स्टेट ने कम ज़्यादा इसको आजमा चुके हैं और इससे बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो रूरल सर्विस है इसकी एक मॉरल बर्डन है डॉक्टर्स के ऊपर। बाकी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी अर्थ से या सरकारी सपोर्ट से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन में, वो चाहे कितना ही प्राइवेट हो, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी बिल्ट इन है। तो अगर रूरल सेक्टर में सर्विस की बात है तो ये हर एक पे लागू होता है। ये डॉक्टर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा मॉरल बर्डन आ जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में आज पेचीदा से पेचीदा बीमारी के लिए आधुनिक से आधुनिक इलाज मौजूद है। इसके साथ ही आम आदमी और गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। ज़रूरत इन योजनाओं की मजबूत निगरानी और तजुर्बे के आधार पर इन योजनाओं में बदलाव की है। एक और सच्चाई है जिस पर सरकार को अमल करना होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। नज़रिया के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।